लखनऊ जा रहे हैं आजम खान, पूरी सिक्योरिटी उनके साथ देखी जा रही है। पुलिस के जवान यहां पर मुस्तैद हैं, यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, सीतापुर जेल से आजम खान लखनऊ की ओर जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधा देखिए किस तरह से फुल सिक्योरिटी उनको दी गई है। यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। क्योंकि आज जल निगम भर्ती घोटाले में उनकी पेशी होनी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संदीप हमें देंगे। संदीप, निकल चुके हैं आजम खान अभी सीतापुर जेल से लखनऊ के लिए? जी बिल्कुल, अभी आप जैसा कि तस्वीरों में देखा है कि आजम खां को सफेद गाड़ी में ले जाया गया हुआ है। आजम खां जो सफेद गाड़ी में बैठे हुए थे, आज उन्होंने जो है सफेद पैजामा कुर्ता और उस पर काले रंग की सिदरी बनी हुई थी। और आजम खां के आपने एक और चीज गौर देखा होगा कि आजम खां के आंखों पर चश्मा भी उन्होंने लगा रखा हुआ था। और आजम खां को आज यहाँ से जेल परिसर में चहलकदमी पुलिसकर्मियों की पड़ गई थी। धीरे धीरे यह है पूरा जेल जो परिसर है वो छावनी में बदल गया। आज आजम खां को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लखनऊ कोर्ट में सीबीआई कोर्ट में ले जाया गया है। वहां पर उनकी पेशी होगी। अब देखना है कि उनकी पेशी कितनी देर तक का होती है और शाम को वो कितने बजे आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आजम खां की जिस तरह से माना जा रहा था कि आजम खां की जल्द रिहाई हो जाएगी, लेकिन उनकी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे कि लगता है कि आजम खां की रिहाई अभी हो पाना संभव नहीं है। जी बिल्कुल संदीप, क्योंकि लगातार उन पर अलग अलग केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। 89 केस उन पर थे, जिनमें से 88 में तो जमानत मिल गई, लेकिन अभी तक एक केस बाकी है जिस पर अभी जमानत याचिका वो दाखिल करेंगे। फिलहाल आज लखनऊ के लिए जा रहे हैं। जल निगम भर्ती घोटाला है ये, इस घोटाले के बारे में बताएंगे संदीप आप हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, जो लखनऊ में जो जल निगम की भर्ती हुई थी, उस भर्ती को लेकर जो है एक रीट दाखिल की गई थी कि उसमें आरोप था कि जल निगम में जो सपा शासन काल में जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती में काफी घोटाला हुआ है और जो अनियमितताएं हैं उन अनियमितताओं को लेकर भर्ती हुई है। उस पूरे मामले को जब जांच की गई है तो उस पूरे मामले को लेकर जो है मामला जो आरोप था वो सही पाया गया है। उसी मामले को लेकर जो है आजम खां की जो है लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। जी, यानी कि आज उन्हें लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। आज उनकी सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। संदीप, कितने पुलिस के जवान उनके साथ गए हैं लखनऊ के लिए? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है करीब 2 सेक्शन पीएससी उनकी सुरक्षा में तैनात है। एक सीओ तैनात किए गए हुए हैं और एसडीएम सिधौली जो हैं वो भी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और पीएससी से कई जवान जो हैं, जो ट्रेनिंग वाले हैं पीएससी जवान हैं, उनको भी आज आजम खां की सुरक्षा में लगाया गया है। कुल मिलाकर एक भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है आजम खां को जो है सीतापुर जेल से लखनऊ सीबीआई कोर्ट में ले जाया गया है। जी संदीप, क्योंकि लगातार तबीयत उनकी खराब बनी हुई है, तो जब उन्हें लखनऊ के लिए ले जाया गया तो कैसे देखा आपने, किस तरह से, मतलब वो सही से चल पा रहे थे या फिर अभी भी उनकी तबीयत उतनी खराब बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि लगातार जेल से ये सूचना आ रही थी और जो समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं ये आरोप लगा रहे थे कि आजम खां जो जेल में बंद है उनकी तबीयत बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी उनको उनको अस्पताल में भर्ती नहीं करा रही है। तो लेकिन जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे थे, सरकार के ऊपर लग रहे थे, वो सारे आरोप आज जो है निराधार साबित हो रहे हैं। क्योंकि आजम खां जिस सफेद गाड़ी में बैठे हुए थे उसमें सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए, काले रंग की सिदरी लगा के और आजम खां चश्मा लगाते हुए गए थे। मीडिया को देखते हुए उन्होंने हाथ भी हिलाया और मुस्कुरा भी रहे थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि आजम खां जेल के अंदर बिल्कुल स्वस्थ है। और जो उनकी पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उनका ध्यान नहीं दे रही है और कोई भी अनहोनी हो सकती है। और अभी जो रविदास मेहरोत्रा थे उन्होंने आरोप भी लगाया था कि आजम खां की जो है जेल के अंदर हत्या भी हो सकती है। तो ये जो सारे आरोप हैं वो निराधार आज साबित हुए। आजम खां बिल्कुल स्वस्थ थे, गाड़ी में बैठे हुए थे और जो यहाँ पर रहे सभी बाहर जो लोग खड़े हुए थे मीडिया कर्मी के सामने उन्होंने हाथ हिलाकर और अपने मुस्कुराहट हिलाकर उन्होंने, जिससे साफ जाहिर होता है कि आजम खां बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी, जल निगम भर्ती घोटाले में आज उनकी पेशी होनी है लखनऊ में। कोई और भी आरोपी शामिल है इस घोटाले के जिनकी आज पेशी है कोर्ट में? जी बिल्कुल, अभी आजम खां का ही मामला हुआ है कि आजम खां की आज जो है न्यायालय में पेशी है और इसी पेशी को लेकर जो है उनको जो यहाँ पर ले जाया गया हुआ है और उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ले जाया गया हुआ है। अब देखना है कि लखनऊ में कितनी देर तक आजम खां की जो है पेशी चलेगी और वो शाम को
जेल वापस कितने बजे आएंगे। जी बिल्कुल संदीप, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितनी बार भी लखनऊ पेशी के लिए जाते हैं तो शाम तक वापस उनको ले आते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। जब आजम खान सीतापुर जेल से निकले हैं, उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा है क्योंकि आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। दरअसल जल निगम का ये घोटाला बताया जा रहा है जिसमें आरोपी पाए गए हैं आजम खान, और इसी केस की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। सीतापुर जेल में पिछले लंबे समय से बंद है आजम खान, और आज लखनऊ उन्हें लेकर जाया जा रहा है जहां पर पुलिस के जवान उनके साथ मौजूद हैं। जल भर्ती घोटाला मामला बताया जा रहा है ये, जिस मामले में आज सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जब आजम खान को सीतापुर जेल से ले जाया गया तो मीडिया कर्मियों को देखकर वो यहां पर हाथ हिलाते हुए नजर आए, साथ ही मुस्कुराते हुए नजर आए आजम खान। आज सीबीआई कोर्ट में लखनऊ में उनकी पेशी होनी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में आजम को हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। दरअसल 2017 में आजम खान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जल निगम भर्ती घोटाले में पेशी होनी है उनकी। यूपी के आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान, जहां पर उनसे मिलने के लिए अलग अलग पार्टियों के लोग अक्सर पहुंचते रहते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, कितना वक्त लगेगा उन्हें लखनऊ पहुंचने में? अगर हम बात करें तो लखनऊ के लिए जो दूरी है वो 85 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को अगर आम आदमी नागरिक करता है तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। अब क्योंकि आजम खान की सुरक्षा में तमाम पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, ये पुलिस का स्कॉट भी चल रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान के जो है रास्ता जो है बिल्कुल साफ मिलेगा और आजम खान लगभग 1 घंटे के अंदर जो है सीबीआई कोर्ट के अंदर उनको प्रस्तुत किया जाएगा। और जो यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पीएससी में सीबीआई कोर्ट में रखे जाएंगे और वहीं पर तब आजम खान की पीएससी होगी। कुल मिला के आजम खान की जो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज यहाँ ले जाया गया है। एक सबसे बड़ी बात गौर करने वाली और भी है कि जो आज आजम खान का जो बॉडी लैंग्वेज था वो अन्य दिनों की अपेक्षा अलग था। जैसा कि वो हमेशा अपने उसके लिए बेबाकी के लिए मशहूर है कि वो गाड़ी में जब बैठते हैं तो जेल से बाहर आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो उसके लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इसी को लेकर जो है आज सुबह से ही जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर चाक बिल्कुल संदीप, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। आजम खान सीतापुर जेल से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब डीजीपी की रेस में डीएम चौहान का नाम सबसे आगे आ रहा है। 1988 बैच के आईपीएस हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। अभी डीजी इंटेलिजेंस हैं डीएस चौहान, और डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर है। प्रशांत कुमार को डीजीपी पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नए डीजीपी के लिए केंद्र को एक पैनल भेजा जाएगा। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल हटाए गए हैं। तीनों नामों का पैनल अब केंद्र को सरकार भेजेगी। अब फिर केंद्र तय करेगा कि यूपी में डीजीपी का कौन डीजीपी बनेगा। तो आपको बता दें कि 3 नामों का पैनल भेजा जाएगा, जिसमें से एक नाम केंद्र सरकार तय करेगी और वही उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी होगा। तो डीजीपी की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से डीएस चौहान का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। तो वहीं मुकुल गोयल के करीबियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल 2 और अधिकारियों को सरकार हटा सकती है। एडीजी स्तर के 2 और अधिकारियों पर नजर बनी हुई है। मुकुल गोयल के करीबी बताए जा रहे हैं ये अधिकारी, जिन पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि 2 और अधिकारियों पर नजर बनाए हुए है यूपी की सरकार, और डीजीपी मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। मुकुल गोयल के करीबी बताए जा रहे हैं ये अधिकारी। गोयल के करीबियों पर कार्रवाई कर सकती है योगी सरकार। फिलहाल यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है। अब खबर यह आ रही है कि 2 और अधिकारियों को सरकार हटा सकती है। एडीजी स्तर के ये 2 अधिकारी हैं जिन्हें हटाया जा सकता है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, जो यूपी सरकार की नीतियों और कामकाज के बीच तालमेल बिठा पाएगा। इस कार्रवाई के बाद से बताया ये जा रहा है कि डीजीपी पद के लिए 5 नाम रेस में हैं। 1987 बैच के राजेंद्र पाल सिंह, जो वर्तमान में डीजी ट्रेनिंग, 1987 बैच के गोपाल लाल मीणा, जो वर्तमान में डीजी सीबीसीआईडी के हैं, नाम रेस में शामिल हैं इनके। इसके अलावा 1988 बैच में सबसे सीनियर
आर.के. विश्वकर्मा हैं, जिनका नाम भी इस रेस में शामिल है। आर.के. विश्वकर्मा इस समय डीजी भर्ती बोर्ड और ईओडब्ल्यू के भी डीजी हैं। इसके अलावा डॉक्टर डी.एस. चौहान का भी नाम रेस में है। डी.एस. चौहान डीजी इंटेलिजेंस है और चौहान के पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। इसके अलावा 1988 बैच के ही हैं अनंत कुमार, जो फिलहाल डीजी जेल हैं। यूपीएससी के नियमों के मुताबिक 3 सीनियर मोस्ट अधिकारियों का नाम पैनल में भेजा जाता है, जो योगी सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। तो ये वो सभी नाम शामिल हैं जिनमें से एक अगला यूपी का डीजीपी हो सकता है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमें देंगे। ऋषभ मणि, एक नामों का पैनल तय किया जाएगा जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और फिर केंद्र तय करेगा कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, और नाम भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि कौन कौन से नाम इस रेस में शामिल हैं। जी आरजू, देखिए बिल्कुल ये, लेकिन जिस तरह से डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है, ये परिस्थिति सामान्य नहीं है, ये एक असामान्य परिस्थिति है। इसलिए ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगला डीजीपी जो होगा वो भी सामान्य परिस्थितियों में सामने नहीं आएगा। अगर सामान्य परिस्थितियों की बात कर लें तो जो 30 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं उन सभी आईपीएस अफसरों का नाम केंद्र सरकार को भेजा जाता है, और यूपीएससी उनमें से जो ऊपर के 3 अफसर होते हैं सीनियरिटी के मुताबिक उनके नामों पर चर्चा करती है। अगर उस लिहाज से हम बात करें तो 87 बैच के गोपाल लाल मीणा, आरपी सिंह, और उसके बाद 88 बैच के आर.के. विश्वकर्मा का नाम आता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में मुकुल गोयल को हटाया गया है, उनके ऊपर आरोप लगा है कि राजकीय कार्यों के प्रति वो लापरवाही बरत रहे थे, इसलिए जनहित में उनको हटाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है अगला डीजीपी वो होगा जो मुख्यमंत्री की पसंद होगी। वो मुकुल गोयल के काम से पसंद नहीं थे, इसलिए मुकुल गोयल को हटाया गया। ये एक असामान्य परिस्थिति थी, इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगला डीजीपी भी वही होगा जो असामान्य परिस्थितियों में आएगा, जो असामान्य कंडीशंस हैं उसके मुताबिक आएगा। इसीलिए सबसे ऊपर नाम चल रहा है डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान का। डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान इस वक्त डीजी इंटेलिजेंस है और उनके पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। मुख्यमंत्री का उनको करीबी भी माना जाता है। बिल्कुल ऋषभ मणि, और डॉक्टर डी.एस. शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बरेली में प्रिंसिपल और 2 टीचर्स के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दरअसल 35 बच्चों को बंधक बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को बंधक बनाया गया। परीक्षा से हटाकर 35 बच्चों को स्टोर रूम में बंद करने का आरोप लगा है। स्कूल पहुंचे परिजनों से भी बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। हार्टमैन स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभिभावक पहुंचे तो उनके साथ भी बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। प्रिंसिपल और 2 टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 35 बच्चों को बंधक बनाने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है, और आरोप ये लगाया जा रहा है कि स्कूल के ही स्टोर रूम में इन बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था। फीस ना देने को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। जब पेपर नहीं देने दिए तो अभिभावकों ने कुछ हंगामा काटा कि भाई पेपर क्यों नहीं देने दे रहे हो आप। तो उन्होंने बड़ा मुश्किल से फिर 10:30 बजे पेपर शुरुआत करा, 12:30 बजे बच्चों को छोड़ा। जब मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई तो जब मैं पहुंचा वहां पे स्कूल में, तो स्कूल में जोएल मैसी हैं। जोएल मैसी ने गेट पे ताला लगवा लिया और हंगामा करने लगे। बोले कि वो जरूर से ज़्यादा उग्र हो गए। बोले एक तो 10-10 हज़ार रुपये फीस, 15-15 हज़ार रुपये फीस आप लोगों पे रह गई है, ऊपर से जो आप यहाँ पे शिकायत करने आ रहे हो, किस चीज़ की शिकायत करोगे। ये बात कहते हुए वो कुछ जरूर से ज़्यादा ही उग्र हो गए। अब मैडम ने ताला लगवा लिया गेट पे। गेट पे ताला लगने के बाद में बहुत देर तक मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई गेट खोल दो। अब मजबूरन मुझे फिर 112 नंबर पे कॉल करनी पड़ी। उधर लखनऊ में यूपी के बजट को लेकर बड़ी खबर है। 6 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बजट में चुनावी संकल्प पत्र पर फोकस रहेगा। कृषि, लाभार्थी परक योजनाएं, युवा, रोजगार पर ध्यान रहेगा। पीडब्ल्यूडी के हिस्से में 30,000 करोड़ रुपए बजट आने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट में नए विश्वविद्यालय या ITI की स्थापना पर भी फोकस रहेगा, यानी कि एजुकेशन पर और रोजगार पर इस बजट में फोकस रहेगा। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार का बजट कृषि पर भी फोकस्ड होगा।
उधर लखीमपुर खीरी में मंत्री के काफिले पर हादसा हुआ है। सीएमओ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पुलिस एस्कॉर्ट से टकराई सीएमओ की गाड़ी। मंत्री सुरेश खन्ना के काफिले में शामिल थी ये गाड़ी। विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे मंत्री सुरेश खन्ना और उनके काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। पुलिस एस्कॉर्ट से टकराई सीएमओ की गाड़ी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री सुरेश खन्ना का ये काफिला बताया जा रहा है और इसी काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। दरअसल निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे मंत्री सुरेश खन्ना और रास्ते में ये हादसा हो गया। सीएमओ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त मंत्री के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। मंत्री सुरेश खन्ना का ये काफिला बताया जा रहा है, उन्हीं के काफिले की ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दरअसल पुलिस एस्कॉर्ट से टकराई है ये सीएमओ की गाड़ी। मंत्री सुरेश खन्ना के काफिले में शामिल थी ये गाड़ी और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे मंत्री सुरेश खन्ना। तो लखीमपुर खीरी से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। तो यूपी से जुड़े आज 6 बड़े मामलों में प्रदेश और देश के अलग अलग कोर्ट में सुनवाई होगी। तो चलिए उन पर सिलसिलेवार नजर डाल लेते हैं। दरअसल पहला मामला वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। कोर्ट कमिश्नर को हटाने और सर्वे को लेकर आज कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। उधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2 हिंदू पक्षकारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। तीसरा मामला आगरा के ताजमहल विवाद से जुड़ा हुआ है। इस मामले से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। वहीं चौथा मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का है, जिसकी गिरफ्तारी पर लगी रोक अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। तो वहीं पांचवा मामला नोएडा के निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। छठा मामला आपको बताते हैं, वसीम रिजवी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। ये सारे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि आज कई महत्वपूर्ण मामलों पर अलग अलग कोर्ट में सुनवाई होनी है। कुछ मामलों की सुनवाई शुरू भी हो चुकी है। इनमें शामिल है ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला बताया जा रहा है, ताजमहल का केस है और अलग अलग कई केसेस हैं। निठारी केस है जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। अलग अलग कोर्ट आज इन मामलों पर सुनवाई करेगा। नजर हम बनाकर रखेंगे इन तमाम खबरों पर। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर भी आज फाइनल फैसला आ सकता है। कोर्ट कमिश्नर को लेकर फैसला आ सकता है, साथ ही साथ तहखाने खोलने की डेट भी फाइनल हो सकती है। आज कई अहम मुद्दे हैं जिन पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वहीं आपको बता दें कि शाही ईदगाह केस है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। ताजमहल केस पर भी आज सुनवाई होनी है। लोगों ने, हिंदू पक्षकारों ने याचिका दायर की है जिस पर यह सुनवाई होनी है। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपको बता दें आज दोपहर 12 बजे कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। सर्वे और वीडियोग्राफी पर यह फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल कल सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज 12 बजे के करीब यह फैसला सुना दिया जाएगा। 3 दिन की बहस के बाद आखिरकार फैसला लिया गया था कल, लेकिन उसकी सुनवाई आज होगी। आज कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। कल सुनवाई के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज फैसला सुनाया जाएगा। करीब 12 बजे यह फैसला सुना दिया जाएगा। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनामिका हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अनामिका, बहुत बड़ा मुद्दा है ये ज्ञानवापी विवाद का। पूरे देश भर की नजरें इस मामले पर बनी हुई हैं और आज 12 बजे फैसला भी आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल 31 साल पुराना मामला है ये और 250 साल से भी ज्यादा लंबा इतिहास इस मस्जिद का। लेकिन जिस तरीके से अब
सर्वे को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं और कल पूरे मामले को लेकर बहस भी हुई है। हालांकि पिछले दिनों जब कोर्ट कमिश्नर सर्वे करने के लिए गए थे तो उन्हें वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा था मुस्लिम पक्ष की ओर से, और उसके बाद से वो सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। लिहाजा उस मामले को लेकर के दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ओर से दलील रखी। कल पूरे मामले पे कल 2 घंटे से ज्यादा बहस चली है। हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस मामले को लेकर के कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। साथ ही ये भी मुद्दा उठाया गया था कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा, तो इस मुद्दे पर भी बहस में सुनवाई करते हुए इस फैसले को भी सुरक्षित रख लिया गया है। आज 12 बजे फैसला आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि जो सर्वे की अगली तारीख होगी वो कौन सी होगी। इसके अलावा अगर कोर्ट कमिश्नर बदले जाने हैं तो क्या बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, अगर बदले जाएंगे तो नए चेहरे कौन से होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जिस मुद्दे को लेकर के मुस्लिम पक्ष बार बार लगातार ये विरोध कर रहा था कि भाई आपको मस्जिद के इस एरिया में जाने की परमिशन है, इस एरिया में जाने की परमिशन नहीं है, ये तस्वीरें बाहर नहीं जा सकती हैं, यहाँ पर मस्जिद के भीतर कैमरे नहीं जाएंगे, तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने अपना विरोध जताया था। लेकिन कल दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है कोर्ट के भीतर और बहस करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। आज 12 बजे एक बड़ा फैसला आना है जिसके जरिए अगर बात की जाए तो ये तारीख दी जाएगी कि अगला सर्वे किस दिन हो पाएगा, उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी होगी, क्या टीम भी बदली जाएगी, या फिर मुस्लिम पक्ष को किस तरीके से फैसले को लेकर के अपना सामंजस्य दिखाना होगा। बहुत सारी बातें आज कोर्ट के फैसले में साफ हो पाएंगी और इसी के साथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के भी जो कम से कम पहला कदम है वो रखा जा पाएगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि कोर्ट के फैसले के बावजूद जो टीम अंदर गई थी सर्वे करने के लिए वो सर्वे नहीं कर पाई थी। विरोध के बाद वापस लौटा पड़ा था। इसके अलावा उसके आसपास का माहौल भी काफी तनावपूर्ण हो गया था। तो इस बार कोर्ट से यह भी कहा गया है कि वो अपने फैसले में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उन्होंने ये भी अपनी ओर से दलील रखी गई है कि फैसले में चीजें साफ होनी चाहिए ताकि जो टीम अंदर जा रही है सर्वे करने के लिए उसको बार बार विरोध का सामना ना करना पड़े। उन्हें पता रहे कि वो कहां जा सकते हैं, और अगर वो सर्वे करने जा रहे हैं और अगर उनको किसी अंदर एरिया में जाने की परमिशन नहीं मिलती है तो सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा। लिहाजा आज जो कोर्ट का फैसला आएगा वो उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। पहली तो ये कि सर्वे की तारीख कौन सी होगी, डेट कौन सी होगी। दूसरा ये कि इसको लेकर जो कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात की जा रही है उसको लेकर के नई तस्वीर क्या होगी। और तीसरा ये कि उस कोर्ट के फैसले में शायद ये बात भी सामने आ जाए कि मस्जिद के जिन एरियाज में जाने को लेकर के मुस्लिम पक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है या विरोध कर रहा है या अंदर जाने नहीं दे रहा है, तो क्या उन जगहों को लेके भी कोर्ट की तरफ से आज साफ कर दिया जाएगा कि नहीं, आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं वहां जाइए, सर्वे करिए। और सर्वे 1 दिन में होगा या 2 दिन में होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमें याद है कि 2 दिन का टाइम दिया गया था। इस बार पिछली बार कोर्ट के निर्देश के बावजूद सर्वे होने नहीं दिया गया था। आज महत्वपूर्ण फैसला आना है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।